नमस्कार दोस्तों। 12 दिन में मनोविज्ञान को कंप्लीट करने का एक टारगेट बेंच बनाया था हमने। 3 चैप्टर तो हमने पूरे कंप्लीट तैयार कर दिए। बाल विकास, अधिगम, अभिप्रेरणा। आज ये चौथा चैप्टर है बुद्धि। इसको भी थोड़ी देर में पूरा कंप्लीट खत्म कर देंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे पास बुद्धि वाले चैप्टर से फोटोज भेजी हैं कि सर हमने इस चैप्टर से ये चीज़ें तैयार की हैं। वो भी बात करेंगे किसने क्या भेजा, और अंत में उनका सार मैं आपको ऑथेंटिक बता दूंगा। आज एक फर्स्ट ग्रेड के टीचर से मिला, वो बता रहे थे कि सर हम फर्स्ट ग्रेड में लगे लेकिन चीज़ें हमने यही तैयार की थी। हमारे आज भी यही चीज़ें तैयार हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मोटा मोटी तो यही चीज़ें हैं। हमने कॉमन सेंस लगा के पेपर को सोल्व किया था और यही एग्जाम ही होगा। अब बुद्धि वाला चैप्टर है, चीज़ें यही हैं। ये चीज़ें तो आपके जहन में होनी चाहिए। कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए और उसके बाद आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। थोड़ी सी समझ विकसित होनी चाहिए कि हाँ यार ये आंसर हो सकता है। 4 ऑप्शन में भी आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको आंसर देना है। वैसे तो मनोविज्ञान का कोई अंत नहीं है, लेकिन एक सीमित दायरे में हम इसको पढ़ें तो ईजी है, बहुत ईजी है। हमारी चीज़ें जहन में रहे कि हाँ यार ये चैप्टर है, यहाँ से ये चीज़ें हैं, यहाँ ये चीज़ें हैं, तो एक सीक्वेंस के साथ हम पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो बिना देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है। देखिए, कल आपको बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे व्यक्तित्व वाला टॉपिक बच गया हमारा। 5वां जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यक्तित्व। कल आपको पूरे दिन में व्यक्तित्व वाला टॉपिक तैयार करना है, सिर्फ 2 घंटे में, 5 बजे उठ के 7 बजे तक। शाम को 6 बजे से पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाओ, उसकी फ़ोटोज़ भेज सकते हैं। और एक और बात, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, तब आपको कुछ चीज़ें आपने जो पढ़ी हैं पूरे दिन में वो रिवाइज हो जाएंगी। कई क्या करते हैं, बीच में चले जाते हैं। भाई कुछ भी नहीं होगा, 5-7 मिनट के वीडियोज़ को न देखने से क्या हो जाएगा, इतनी देर में क्या पढ़ लोगे। ऐसे ही आप यूट्यूब पे न जाने कितने वीडियो देखते रहे, तो एक ऑथेंटिक स्टडी का वीडियो देख लोगे तो क्या हो जाएगा। खैर आपकी मर्जी है, वो देखना चाहे तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल। तो सीधा चलते हैं आज के फर्स्ट कैंडिडेट पूजा जी के पास चलते हैं, उन्होंने क्या भेजा है देखते हैं। ये हमारे पास पहली फाइल आ चुकी है, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें उन्होंने भेजी हैं कि सर मैंने तो ये चीज़ें तैयार की हैं। पहले तो ये इन्होंने लिखा है बुद्धि के बारे में। क्या लिखा है इन्होंने, सोचने की क्षमता, योग्यता व तुलनात्मक अध्ययन है। सोचने की क्षमता, योग्यता और तुलनात्मक अध्ययन है, ये उन्होंने पहली चीज लिखी है। टर्मन ने इसके बारे में बताया कि अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है, बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है, बुद्धि है। बाद में इसकी विशेषताएं लिखी हैं। बाद में इनकी विशेषताएं लिखी हैं कि बुद्धि जन्मजात अथवा प्राकृतिक शक्ति है, ठीक है। और इसके बाद बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है और सीखने की योग्यता है। देखिए आपके पास इसके नंबर आ गए हैं, लेकिन जिनकी भी ये फाइल है टेंशन मत लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की आप नंबर से इधर उधर की आप भेजने की, व्हाट्सअप नंबर सेंड करने की फालतू की अफवाह मत भेजिएगा, ठीक है। और जिसकी भी ये फाइल है, इस प्रकार के कोई मैसेज आते हैं तो मेरे पास आप तुरंत कर दीजिए, क्योंकि नंबर चले जाते हैं। हम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मान लीजिए ये लड़की का है, तो आपके पास नंबर आ गई तो आप ऐसे फालतू में चैटिंग करने लग जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए विद्यार्थी जीवन में, ठीक है। आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी पर ध्यान दें। और मेरे ख्याल से जो भी रीट की तैयारी कर रहा है वो ऐसा विद्यार्थी हो ही नहीं सकता, ठीक है। वरना तो एक वो क्या रह जाएगा, आप मेरे पास एक विश्वास के साथ भेज रहे हैं और मैं आपके नंबर दिखाए जा रहा हूँ, क्या मतलब रहेगा। थोड़ा सा आप भी समझ सकते हैं। और इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मेरे को भेज दीजिएगा मैसेज कि सर ये इस बंदे का ये मैसेज आ रहा है, क्या करे। मैं सब कुछ बता दूंगा आपको क्या करना है उसका। बुद्धि के प्रकार, इन्होंने बुद्धि के प्रकार की बात की है तो थॉर्नडाइक और गेरिट की बात करते हैं। देखो थॉर्नडाइक ने भी 3 प्रकार बताए हैं, गेरिट ने भी 3 प्रकार बताए हैं। वही चीजें हैं सामाजिक, अमूर्त और यांत्रिक। सामाजिक, अमूर्त और यांत्रिक, और ये चीजें सेम गेरिट ने बताई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि थॉर्नडाइक ने जो मूर्त बुद्धि है उसको यांत्रिक नाम दिया है, मूर्त बुद्धि है उसको यांत्रिक नाम दिया है, बाकी चीजें यही हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी अमूर्त बुद्धि का उदाहरण कौन सा याद रखना है, मूर्त बुद्धि का उदाहरण आपको कौन सा ध्यान में रखना है, वो चीजें मैं लास्ट में आपको क्लियर करवा दूंगा। फिलहाल तो ये पूजा जी का चल रहा है, इसके बाद थोड़ा और देखते हैं। इन्होंने ये सिद्धांत लिखे हैं संक्षिप्त में कि एक कारक सिद्धांत बिन्ने ने दिया, ठीक है।
द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने, बहुत बढ़िया। इसके बाद बहुकारक सिद्धांत आपको याद रखना है, थॉर्नडाइक ने, ये भी ठीक है। और ये एसआर थ्योरी पर आधारित है। भाई थॉर्नडाइक के नाम आता है तो भाई थोड़ा सा आप व्यवहारवादियों से आप लगा लेते हैं। समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन और केली ने, ठीक है, मुख्य रूप से थ्रस्टन ही आपको ध्यान में रखना है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, अब देखिए पदानुक्रमिक आवश्यकता, पदानुक्रमिक जो हम अभिप्रेरणा में पढ़ते हैं वो तो मेस्लो का है, लेकिन पदानुक्रमिक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो है सिरिल बर्ट का, ठीक है। इसके बाद इन्होंने आगे लिखा है कि तरल बुद्धि, जो तरल बुद्धि सिद्धांत है वो किसका है, केटल का। और बहुबुद्धि सिद्धांत ये किसका है, गार्डनर का। बहुत ही संक्षिप्त में लिखा है, गार्डनर जो है वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस में सीधे तौर पे लिखा है बहुआयामी बुद्धि और उसके विपरीत, आपने देखा होगा। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने, और इन्होंने 3 आयाम बताए हैं, विषय, वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, मोटा मोटी चीज़ इन्होंने बताती। संवेगात्मक बुद्धि डेनियल गोलमैन ने, भावनात्मक बुद्धि भी इसको बोला जाता है, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा और डिटेल से बता दूंगा। इसके बाद ये लिखते हैं कि बुद्धि का मापन 1905 में सर्वप्रथम बिन्ने साइमन परीक्षण, प्रथम बुद्धि परीक्षण 30 प्रश्न शुरुआत में बताए थे। 1960 में पहली बार मानसिक आयु शब्द जोड़ा गया, ये भी ठीक है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण 1916 में टर्मन द्वारा, ठीक है। टर्मन द्वारा बुद्धि सूत्र जो है वो है IQ बराबर MA/CA गुणा 100, ठीक है। भारत में बुद्धि परीक्षण जो है 1922 में CH राइस का, CH राइस एक व्यक्ति हैं और इन्होंने भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया था, और इसलिए इन्होंने इनको भारत का बिन्ने भी कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें तो एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है सामूहिक। एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है सामूहिक। व्यक्तिगत में शाब्दिक और अशाब्दिक, शाब्दिक भाषा का नॉलेज रखने वाले, अशाब्दिक अनपढ़ या कम नॉलेज रखने वाले, चीज़ें क्लियर हो गई। और नीचे है सामूहिक, तो सामूहिक में भी आपको इस प्रकार से, एक तो होता है आर्मी बीटा अल्फा परीक्षण, ये तो शाब्दिक वालों के लिए, और आर्मी बीटा परीक्षण ये अशाब्दिक वालों के लिए। बहुत बढ़िया चीज़ें लिखी है इन्होंने। और लास्ट में ये लिखते हैं कि टर्मन का जो बुद्धि परीक्षण है 1916 में, उसमें मेरे तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रह जाएंगी तो मेरा प्रश्न सही हो जाएगा। इन्होंने एक तो लिखा है कि 140 प्लस वाले हैं वो हैं क्या, प्रतिभाशाली, और 90 से 100 या 90 से 110 वाले क्या हैं, औसत बुद्धि, 90 से 110। तो ये 3 चीज़ें लिखी हैं। और 50 से 70 का जो बीच का है वो है मूर्ख वाला। तो तीनों ही बहुत बढ़िया चीज़ें लिखी हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें लिखी हैं। और ये जो चीज़ें लिखी हैं मोटा मोटी इन्होंने चीज़ें लिख दी हैं कि मेरे तो ये याद रहेंगी, इनके बेस पे मैं सब कुछ कर दूंगी। तो बहुत बढ़िया चीज़ें लिखी हैं। सीधा चलते हैं, एक और कैंडिडेट हैं उनके पास, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा लेकिन फिर भी देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। चलिए, बुद्धि मानव के समस्त मानसिक क्रियाओं और योग्यताओं के योग को ही बुद्धि कहते हैं। भाई बुद्धि के बारे में आपको चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, समायोजन, ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में आनी चाहिए। तो इन्होंने लिख दिया है। और क्या बुद्धि की विशेषताएं लिखी है इन्होंने कि जटिल समस्याओं का समाधान, ठीक है। नवीन परिस्थिति में सामंजस्यता, ठीक है। सीखने में सहायता करती है, ये भी ठीक है। देखिए बुद्धि ज्ञान नहीं है, एक चीज़ याद रखिएगा, बुद्धि ज्ञान नहीं है, आप इसको ज्ञान नहीं कह सकती। ये ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है, नॉलेज नहीं है। बुद्धि नॉलेज थोड़ी है, ये तो नॉलेज प्राप्त करने का एक मीडियम है, माध्यम है। किस प्रकार से हम नॉलेज को ग्रहण कर सकते हैं, हमारी क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंग। तो व्यक्ति की जन्मजात शक्ति पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बहुत बढ़िया। बुद्धि पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, वंशानुक्रम और वातावरण का। ध्यान रखिएगा, लिंग और जाति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता बुद्धि पर, लिंग और जाति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज़ आप नोट करके दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने 2 परिभाषाएं लिखी हैं कि एक तो बंकी घम की, कि सीखने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। वुडवर्थ के बारे में इन्होंने लिखा है कि कार्य करने की क्षमता जो है वो क्या है, बुद्धि है, ये भी ठीक है। और एक है बिन्ने की जो परिभाषा है, ये बहुत बढ़िया परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिन्ने की परिभाषा। 4 शब्द दिए इन्होंने, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, आलोचना और निर्देश। ज्ञान, आविष्कार, आलोचना और निर्देश कितने हैं, 1 2 3 4 है, 4 शब्द हैं। और दिए किसने, बिन्ने ने।
बीने को आप ऐसे याद कर लो, बीन याद कर लो यार, बीन। आजकल इतने सावा चल रहे हैं भाई, शादियों का मौसम है, शादियों का सीजन है, तो बीन बहुत बनते जा रहे हैं। और उस बीन में क्या होनी चाहिए, जान होनी चाहिए, वैसे सीधी सी याद रखो, जान होगा तभी तो बीन सा लगेगा ना। तो ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं, जान से आपको याद रखना है, जैसे ज्ञान, ए से आविष्कार, इस ए से आलोचना, और इस ए से निर्देश। और वैसे भी आप लगा सकते हैं, भाई दूल्हा है, बीन है, तो उसको ज्ञान तो होना ही चाहिए। अब शादी हो रही है तो वो क्या करेगा, आविष्कार करके देखेगा, आविष्कार करेगा। और निर्देश का मतलब निर्देश लेगा भाई, छोटा बच्चा भी आके कह दे रहा है अरे ये गलत है, तो वो भी उसका करेगा यार। उस टाइम सोचने की क्षमता नहीं रहती है दूल्हे की, वो सोचता है कि भाई हाँ ये सही है। छोटा बच्चा भी कह देता है ना कि ये गलत है, तो वो उसको ही गलत मानता है। और आलोचना, भाई सीधी सी बात है, जान नहीं होगी तो दूल्हे की आलोचना तो होगी, बीन साहब को कहेंगे कि ये कैसा बीन है। इस प्रकार से औरतें वगैरह बहुत करती हैं। खैर, मेरा उद्देश्य आपको याद करवाने का था, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद ये लिखते हैं, थोड़ा सा मैं चार्जिंग को उठा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये लिखते हैं कि बुद्धि के प्रकार इन्होंने बताए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्रों से होता है, मशीनों से होता है। अमूर्त बुद्धि का ज्ञान, अमूर्त बुद्धि का संबंध होता है पुस्तकीय ज्ञान से। ऊपर वाली व्यवहारिक बुद्धि होती है, नीचे वाली पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। इनके एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट में मेरे वाले नोट्स पे आपको लिखवा दूंगा, क्या रिवीजन करना है अपने को, तो लिखा हुआ तो है ही आपकी कॉपी में। सामाजिक कार्यों में सामाजिक बुद्धि हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये लिखते हैं वही पूजा जी वाली बात लिखते हैं कि एक कारक भिन्न के द्वारा, द्विकारक स्पीयरमैन के द्वारा। और द्विकारक में एक सामान्य योग्यता होती है, एक विशिष्ट योग्यता। जी कारक और एस कारक। जी कारक जन्मजात होता है, एस कारक अर्जित होता है। जिसमें जी कारक ज्यादा होता है वो श्रेष्ठ होता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये लिखते हैं त्रितत्व सिद्धांत जो है स्पीयरमैन का है, बहुकारक सिद्धांत है थॉर्नडाइक का है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड का है। जेपी गिलफोर्ड ने 3 चीजें बताई हैं, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। जिसकी सामग्री की आवश्यकता, विषय वस्तु मानसिक प्रक्रिया में गुजरना, संक्रिया होगी उत्पाद, जिस रूप में सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वो क्या है, उत्पाद। बहुत बढ़िया अच्छी चीज लिखी है। चलिए एक और कैंडिडेट हैं, उन पे चलते हैं कि उन्होंने क्या भेजा है। देखिएगा बहुत सारी चीजें लिखी हैं इन्होंने, बहुत अच्छी मेहनत की है। कि बुद्धि ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है, ये ठीक बात है। अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन की, ये एक परिभाषा है अमूर्त चिंतन। टर्मन की परिभाषा में आपको अमूर्त चिंतन आपको मिलेगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता, टर्मन की परिभाषा। वंशानुक्रम पर अधिक निर्भर करती है, जन्मजात शक्ति है, ठीक है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलती है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलती है बुद्धि। वैसे एक लंबवत बुद्धि होती है, एक क्षैतिज बुद्धि होती है। एक बुद्धि ऐसी होती है जो अनुभव पर आधारित होती है, वो पूरे जीवन भर चलती रहती है। खैर कोई बात नहीं। इन्होंने लिखा है कि 1885 में गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने 2 चीजें नीचे लिखी हैं कि 1912 में स्टर्न ने MA/CA दिया था, और टर्मन ने 1916 में IQ दिया था, MA/CA गुणा 100। बहुत बढ़िया चीजें लिखी हैं। इसके बाद बुद्धि की कुछ परिभाषाएं ये लिखते हैं कि बुद्धि की परिभाषाएं क्या है। एक तो ये बंकीगम जो पूजा जी ने लिखी थी, वो सेम वही है कि बुद्धि अधिगम करने की क्षमता है, ठीक है। अब बिन्ने की परिभाषा ये लिखते हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। 4 शब्द आ गए, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ठीक है। वुड्रो की परिभाषा ये लिखते हैं कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ये किसकी परिभाषा है, वुड्रो की है। ये भी याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखोगे, लास्ट में क्या रहा है, ड्रो, क्या रहा है, ड्रो। और इसकी परिभाषा में मुख्य बिंदु क्या है, एक कीवर्ड है ज्ञान। तो भाई ज्ञान करने से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। ज्ञान तो कभी भी लेते रहो, दुनिया भर का ज्ञान लेते रहो। तो इसकी परिभाषा में आपको मिलेगा वुड्रो। वुड्रो नाम आते ही आपको डर से याद लगाना है कि ज्ञान लेने से डरना नहीं चाहिए, तो ज्ञान अर्जन करने की क्षमता हो जाएगी वुड्रो की। इसके बाद ये सिद्धांत लिखते हैं कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी का सिद्धांत भी कहते हैं। ये चीज बहुत अच्छी लिखी है, निरंकुशवादी का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने दिया। और द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, जी व एस फैक्टर की बात की। त्रितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, और उसमें एक समूह तत्व जोड़ा गया था, यानी जी और एस के बीच में, यानी जी से तो
उच्च और एस से निम्न एक बीच का तत्व। हालांकि स्पेयर ने बाद में किया कहती है कि नहीं, जो द्वितत्व सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत है, वो उनको ही ज़्यादा महत्व दिया था। तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग का है, और इनमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बुद्धि का धारा प्रवाह सिद्धांत केटल ने दिया था, बहुत बढ़िया। और आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, कै और खे का सिद्धांत हेब ने दिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये चीज़ें इन्होंने गिलफोर्ड के बारे में लिखी हैं, ठीक है। और ये इन्होंने टर्मन एवं मोरिल का बुद्धि परीक्षण लिखा है। 90 से 110 वाले याद रखिएगा भाई, 90 से 110 है ना, ये औसत है। 140 प्लस है वो प्रतिभाशाली है, और 0 से 25 क्या है, जड़ वाला। तीन चीज़ें आप याद रखनी पड़ेंगी। चलिए मैं आपको सीधा मेरे नोट्स पे ले चलता हूँ। अब अगले 5-7 मिनट आप पूरा डेडिकेट के साथ देखेंगे इस वीडियो को। आप ऐसे देखेंगे कि हमने पूरा रिवीजन कर लिया, अब कुछ नई चीज़ें क्या मिलती हैं, और एक शानदार रिवीजन कैसे कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऑथेंटिक है 100%, ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। देखो, ऐसे मान लो कि हम शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। ये अभिप्रेरणा थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये बुद्धि का टॉपिक है। देखो, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, गाल्टन ने किया 1885 में। पहली चीज, मानसिक परीक्षण शब्द आपसे पूछा जाए तो केटल ने 1890 में, ठीक है। बुद्धि लब्धि आईक्यू का शब्द स्टर्न ने दिया था 1912 में। एम ए अपॉन सी ए की बात की थी, एम ए अपॉन सी ए की। और वर्तमान जो सूत्र हम देख रहे हैं, एम ए अपॉन सी ए गुणा 100, ये टर्मन का है 1916 में। यहाँ बड़े कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टर्न पहले आएगा, टर्मन बाद में आएगा, स्टर्न पहले, टर्मन बाद में। चलो, भारत का बिन्नी किसे कहा जाता है, सी एच राइस को कहा जाता है। भारत का बिन्नी आपसे पूछे तो सी एच राइस को। चावल को याद रखो भाई, राइस का मतलब क्या होता है, चावल। चावल ही भारत का बिन्नी है, बस इस प्रकार से। भारत का वुंट आपसे पूछे तो एन एन सेन गुप्ता को कहा जाता है। भारत का वुंट एन एन गुप्ता को, याद रख लेना ये शब्द। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट वाली, जो ऑथेंटिक हैं, सीधे प्रश्न आ सकते हैं वो चीज़ें, इसके बाद नीचे बात करेंगे। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुड ने खोली थी जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में 1879 में। और वर्तमान में जो स्कूल है, इसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया है। जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम वुड ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879 में। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। बिन्ने साइमन परीक्षण में वर्तमान प्रश्नों की संख्या आपसे पूछे तो कितनी है, 90 है। बिन्ने साइमन परीक्षण में वर्तमान प्रश्नों की संख्या आपसे पूछे तो 90 बताएंगे। बुद्धि क्या है, जन्मजात है। मध्य किशोरावस्था तक इसका होता है विकास। समस्या समाधान करने की योग्यता होती है, मुख्य चीज समस्या समाधान करने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। लिंग और जाति का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बुद्धि में बात करते हैं तो अमूर्त विचारों की बात टर्मन भाई साहब करते हैं। अमूर्त विचारों की बात टर्मन भाई साहब करते हैं, याद रख लीजिएगा। देखिए, वैसे तीन चीज़ों में बंटा है। अमूर्त की बात अलग करते हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं सीखने की बात करते हैं। तो खैर मोटा मोटी आप ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से इतना डेथ आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, और वो पूछेगा ऐसा तो गलत सबका होगा, टेंशन मत लीजिए। आप तो ये चीज़ याद रखिए, अमूर्त चिंतन, अमूर्त विचारों की बात टर्मन करते हैं। और ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये चार शब्द भी बिन्ने भाई साहब करते हैं। इसके बाद सीखने की योग्यता बंकिगम, ये पहले भी याद मैंने करवा दिया है। और वुड्रो की परिभाषा में आपको ज्ञान वर्ड मिलेगा। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता क्या है, बुद्धि है। अब चलिए हम बुद्धि के प्रकार की बात कर लेते हैं। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाए तो सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा कि आप बताइए नेता में कौन सी बुद्धि है, नेता में कौन सी बुद्धि है, सामाजिक मूर्त या अमूर्त। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि थोर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, 3। गेरिट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, 3। थोर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं उसमें एक वर्ड का उन्होंने यूज किया है, यांत्रिक। हालांकि होता वही चीज है, मूर्ति होता है, लेकिन वर्ड उन्होंने अलग दिया। पर्टिकुलर आपसे पूछे तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, यांत्रिक या गामक शब्द की बात है वो थोर्नडाइक करते हैं। ये व्यवहारिक बुद्धि है, ये क्या है, व्यवहारिक बुद्धि है।
दूसरी है अमूर्त बुद्धि, ये पुस्तकीय बुद्धि भी कहलाती है। तीसरी है सामाजिक बुद्धि। देखो मूर्त बुद्धि में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कारीगर किस में आता है, मिस्त्री किस में आता है, इंजीनियर किस में आता है, ये मूर्त बुद्धि में आते हैं। अमूर्त बुद्धि में आपसे पूछे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये किस में आएगा, ये अमूर्त बुद्धि में आएगा। वकील किस में आएगा, अमूर्त बुद्धि में आएगा। और सामाजिक के जितने भी हैं, समाज से भी आदमी हैं, वो किस में जाएंगे, समाज की बात करते हैं तो सामाजिक बुद्धि में। मोटे मोटे मैंने लिखे हैं, जो आपकी कॉपी में लिखा है वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी ध्यान में रखना है, ये भी याद याद रखिएगा। इसके बाद देखो बेसिल वर्ष जो होता है ना, कि एक जो बालक होता है वो अधिकतम कितने साल तक के प्रश्नों को हल कर लेता है, वो होता है बेसिल वर्ष, यानी मानसिक आयु को ही कहते हैं, एमए को ही। एक होता है, कई बार प्रश्नों में आ जाता है कि क्रोनिकल आयु इतनी है, अब वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोनिकल आयु मानसिक आयु होती है या वास्तविक आयु होती है। तो याद रखिएगा क्रोनिकल आयु सीए को ही बोला जाता है, क्रोनिकल एज, ठीक है ना। तथ्यिक आयु भी बोला जाता है इसको, कंकाल आयु भी बोला जाता है, जैविक आयु भी बोला जाता है। एग्जामिनर कोई सा भी इनमें डाल सकता है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये सीए की बात हो रही है और बेसिल वर्ष एमई की बात होती है, ठीक है। स्टर्न वाला आपको याद हो ही गया, टर्मन वाला भी आपको याद हो गया, पहला 1912 में, 1916 में दूसरा, वर्तमान वाला ये है टर्मन का। और इनसे यहाँ से ना विरोधाभास प्रश्न नहीं आएगा, विरोधाभास प्रश्न नहीं आएगा। और हम हमेशा की तरह बात करते हैं कि वर्तमान वाला जो सूत्र है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ज़्यादा हम संभावना टर्मन की करेंगे, प्रश्न में टर्मन हो तो टर्मन ज़्यादा बेटर आंसर रहेगा, ठीक है ना। ये टर्मन की बुद्धि आईक्यू लेवल जो है वो है, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई साहब। पिछले साल तो सीधा ही प्रश्न आ गया था, पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मैंने इसकी एक ट्रिक भी बनाई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तीन चीज़ें हमेशा की तरह आपको बता दूं कि 140 प्लस क्या होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, जीनियस होंगे, ये आपको याद रखना है। एक ये देखो 90 से 110 वाला कहाँ गया, ये रहा 90 से 10 वाला एवरेज, औसत, यहाँ से प्रश्न। और एक नीचे नीचे वाला 125 से कम क्या होगा, जड़ होगा, इंग्लिश में बोला जाता है इसको एडियट। अब देखो इसको याद कैसे करें, देखो इंग्लिश में करते हैं पहले। जी का जीनियस, वी का वेरी सुपीरियर, एस का सुपीरियर, ए का एवरेज, डी का डल माइंड यानी मंदबुद्धि, एफ का फेबल माइंड यानी क्षीण बुद्धि, एम का मोरम यानी मूर्ख, आई का इमेबिसिल होता है, इम्बेसिल होता है वैसे, मूड का जाता है, और आई का इडियट हो गया। देखो इसको याद कैसे करेंगे, मैंने एक ट्रिक बनाई है। पहले गवर्नमेंट स्कूल होता है, गवर्नमेंट स्कूल होती थी, गवर्नमेंट ऐसे स्कूल, आजकल आप देखते हैं कि आदर्श बना दिया उनको, आदर्श स्कूल है ना। और लास्ट में है FMII, FMII। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल, GV गवर्नमेंट स्कूल, आदर्श हो गई AD आदर्श, FMI, FM रेडियो नहीं आता कि वैसे, तो सेम इसको सेट करना है। देखो GV गवर्नमेंट स्कूल, AD आदर्श हो गया, FM रेडियो हो गया, और II हो गया। थोड़ा सा आपको खुद को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, मैंने तो ऐसे सेट कर रखा है, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात ये है, रटना तो आपको पड़ेगा ये चीज़ें। एवरेज है, ये देखो सामान्य, ये वाला याद रहेगा। इसके बाद एस का मतलब सुपीरियर, 110 और 120 के 20 के बीच में आता है तो आपको श्रेष्ठ मारना है, कुशाग्र। इसके बाद वेरी सुपीरियर, 120 और 140 के बीच में आता है तो वेरी सुपीरियर। एक ये मूर्ख वाला भी ध्यान रखना भाई, मोरम, 50 से 70 के बीच मूर्ख। और क्षीण बुद्धि आपसे पूछे तो 70 से 80, और मंद बुद्धि ये इंपॉर्टेंट है भाई, डल माइंड, मंद बुद्धि वाला होता है 80 से 90 के बीच वाला, ठीक है। आगे बढ़िए। साइमन बुद्धि परीक्षण ये मैंने करवा दिया है 1905 में, याद रह जाएगा आपको। प्रश्नों की संख्या पहले 30 थी, 54 की, बाद में 90, वर्तमान में 90 है, शुरुआत में 30 थी, ठीक है। आगे देखो, देखो आगे ये देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इधर वाले तो। एक कारक सिद्धांत बिन्नी का, द्विकारक त्रिकारक स्पीरमैन का, बहुकारक थोंडाई का, त्रिविमीय किलफोर्ड का याद रखना है। कै व ख दो ही हैं, कै और ख दो है तो दो वर्ड इसमें देखो, हेब में भी दो वर्ण है, हेब, ठीक है। ट्री आर्क ये है स्ट्रेनबर्ग का, समूह कारक है थ्रस्टन का। और इसके अलावा तीन ये भी आप याद रख सकते हैं, याद रखने को कि धारा प्रवाह केटल, केटल से केटली याद रखो ना, केटली धारा, धारा एक प्रकार से केटली धारा, प्रवाह है धारा, थोड़ा सा लिंक कर लीजिएगा।
आश्चर्यजनक बुद्धि पूछे तो आपसे ब्लूम का हो जाएगा, पदानुक्रमिक बुद्धि पूछे तो आपका ब्रेट का हो जाएगा, ठीक है। और ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो इस टॉपिक की जान है। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का कब दिया? 1983 में। अपना जो कपिल देव लेके आया था ना वर्ल्ड कप, उस टाइम यहाँ अवार्ड गार्डनर भाई साहब है, ये बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बता रहे थे। ऐसे स्कूलिंग करके याद करना है, कपिल देव, ठीक है। सांवेगिक बुद्धि है, इसको भावनात्मक बुद्धि कहा जाता है, ये भी याद रखना है। डेनियल गोलमैन इसके प्रतिपादक हैं। वैसे सबसे प्रारंभ में इस पर अध्ययन जो है जॉन मेयर और पीटर सिलो ने किया था, लेकिन विस्तृत अध्ययन डेनियल गोलमैन को माना जाता है। तो डेनियल गोलमैन ही आपको याद रखना है। कब दिया था? 1995 में। मेरी डेट ऑफ बर्थ भी है 1995, ऐसे याद रख लीजिएगा। इसमें इन्होंने बताया कि व्यक्ति की जो 80% जो योग्यता होती है वो होती है EQ पर निर्भर, और 20% होता है IQ पर। सामयिक बुद्धि EQ होता है, 80% उसमें योग्यता होती है EQ की, 20% किसकी होती है? IQ की। तो आप खुद देख सकते हैं EQ ज़्यादा होगा, जिस व्यक्ति का EQ ज़्यादा होता है वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। EQ से ज़्यादा, IQ से ज़्यादा क्या होना चाहिए? EQ ज़्यादा होना चाहिए, संवेग होना चाहिए। संवेगों पर सारी चीज़ें हमने बात डिस्कस कर ली है, मैकडूगल के बारे में 14 संवेग बताए हैं, सबके एक एक मूल प्रवृत्ति लगी होती है, और सुखद और दुखद भी संवेग होते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम संवेग का एक अलग से सेशन ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ लेंगे। फिलहाल तो डेनियल गोलमैन है, इनके बारे में। इनकी एक पुस्तक है संवेगिक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक क्यों। संवेगिक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, तो ये मेरे ख्याल से सबको याद रह जाएगी। संवेगिक बुद्धि नाम आते ही आप डेनियल गोलमैन करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें ठीक है। सर्वप्रथम जो है सांवेगिक बुद्धि का मापन किया था बोर ओन ने कनाडा में ट्रेच विश्वविद्यालय में। थोड़ा सा दिमाग में लगा लीजिएगा, ट्रेच विश्वविद्यालय में, कनाडा में किसने किया? बोर ओन ने। और भारत में पूछे तो NK चड्ढा साहब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया था सबसे पहले जो है सांवेगिक बुद्धि का मापन। थोड़ा सा आप लिंक कर लीजिएगा, ठीक। आगे चलिए। बुद्धि के प्रकार दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। एक तो व्यक्तिगत, एक अकेले व्यक्ति का, एक समूह में व्यक्ति का, ठीक है। तो इसमें भी दो दो चीजें हैं, क्या क्या? एक है भाषात्मक और एक है क्रियात्मक। सेम वैसा का वैसा इसमें है, भाषात्मक, क्रियात्मक। भाषात्मक को आप अमूर्त कह सकते हैं, शाब्दिक कह सकते हैं। क्रियात्मक को आप मूर्त कह सकते हैं, अशाब्दिक कह सकते हैं, वाचिक कह सकते हैं, अवाचिक कह सकते हैं। समझ में आ गया? ये तो भाई साहब होते हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, भाषा का अच्छा नॉलेज होता है उनके लिए, कि उनको किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं योग्यता के बारे में, उनकी बुद्धि कैसी है। तो उनके लिए तो यूज किया जाता है बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए, और एक होता है स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण, ये होता है 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। ये तो होता है भाषात्मक यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत के लिए। क्रियात्मक में बात करें तो क्रियात्मक में अशाब्दिक होता है, कम पढ़े लोगों के लिए होता है, वैसे अनपढ़ लोग होते हैं उनमें, उनके लिए। तो उनके लिए दो परीक्षण हैं, एक तो भूलभुलैया परीक्षण, ऐसे याद रखो, एक वेस्लर वैल्यू जो परीक्षण है, ये बात। ये बुलबुले वाला थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, 3 से 14 वर्ष का। और इसमें है बिन्ने साइमन वाला, याद रखिएगा। स्टैनफोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर इधर आते हैं कौन से में? सामूहिक में। तो इसमें देखो भाषात्मक में एक ये वाला याद रखना है, आर्मी एल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण होगा अशाब्दिक वालों के लिए, यानी कम पढ़े अनपढ़ लोगों के लिए। आर्मी बीटा वाला अवाच्य के लिए, और वाचिक वाला होगा आर्मी अल्फा जो है वो होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के लिए। ये वाला थोड़ा सा आप याद रखिएगा। देखो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सत्य है, 100% यही चीज़ है, ठीक है। किसी ने गलत लिख रखा है तो आप आज ही सही कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से कईयों को डाउट लगेगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सही है। जी कारक और एस कारक। जी कारक जन्मजात होगा, वंशानुक्रम, वंशक्रम पर निर्भर, और ये सबसे श्रेष्ठ होता है। एस कारक अर्जित होता है, वातावरण से हम प्राप्त करते हैं, ये निम्न स्तर का होता है। मेरे ख्याल से पता लग गया। एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये पहले एक व्यक्ति ने भी भेजा था, निरंकुशवादी, नाम तो मैं उसका नहीं जानता, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने लिखी थी। परमाणु बुद्धि सिद्धांत आपसे पूछे तो परमाणु बुद्धि सिद्धांत है वो थोंडाइक ही है, थोंडाइक ही ऊपर हम पढ़े ना, उसका ही दूसरा नाम है परमाणु बुद्धि। PMA बुद्धि परीक्षण आपसे पूछे, PMA बुद्धि परीक्षण ये थ्रस्टन का है, समूह कारक सिद्धांत में इसमें बोलते हैं। पूर्व में इन्होंने बुद्धि की योग्यता में 13 बताए थे, बाद में इन्होंने 7 बताए थे,
और केली और थ्रस्ट ने 9 प्रकार की बुद्धि का डिस्कस किया था, और केली अकेला आपसे पूछे तो 9 प्रकार की योग्यता। ठीक है, पूर्व में बुद्धि में योग्यता कितनी है? 13 थ्रस्ट वाले। ठीक है, बाद में इन्होंने 7 बताई थी। ये थोड़ा सा मैंने डेथ में लिख दिया, बाकी यहाँ से मेरे ख्याल से प्रश्न आएगा नहीं। थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना चीज़ों को कि केली ने बुद्धि में योग्यता कितनी बताई थी, तो ऑप्शन में आपसे डाल दे तो 9 बताई थी। केली और थ्रस्ट हैं, दोनों ने पूछे तो भी 9। तो ये थोड़ा सा आप लिंक कर लीजिएगा। सैम्पलिंग बुद्धि परीक्षण यानी प्रतिदर्श बुद्धि परीक्षण आपसे पूछे तो ये है थॉमसन का। ये थॉमसन भाई साहब कहते हैं कि बुद्धि की अलग अलग योग्यताएं होती हैं इस प्रकार से। और जैसे मान लीजिए एक बच्चे में हिंदी की योग्यता है, एक में मैथ्स की है, तो ये बुद्धि की जो योग्यता का ग्रुप है, ये जो दूसरे ग्रुप होते हैं उनसे कोई मेल नहीं खाता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर जितने भी बुद्धि हैं वो अलग अलग चीज़ों में काम आ सकते हैं। जैसे कहानी है तो कहानी के माध्यम से हम कविता पढ़ सकते हैं। एक जो ग्रुप होता है बुद्धि की, जो एक ग्रुप होता है उसमें तो हम जा सकते हैं, लेकिन दूसरे जो ग्रुप होते हैं, बहुत सारे हमारे बुद्धि के अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो एक ग्रुप का अन्य ग्रुप से कोई मेल नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। अब हिंदी का जैसे मैथ्स का एक योग्यता है तो उससे कोई संबंध नहीं होगा, मैथ्स की है वो साइंस वाले से नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें थॉमसन करते हैं। बाकी आपको इतना ही याद रखना है, सैम्पलिंग बुद्धि परीक्षण किसने दिया? थॉमसन ने। अब चलो भाई, यहाँ से प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है बुद्धि वाले चैप्टर में, प्रश्न इस बार यहीं से आएगा। पहला प्रश्न, बुद्धि सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर है। कब दिया? 1983 में। इन्होंने पहले तो देखो 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, लेकिन वर्तमान में 2 बुद्धि की ओर बात करती है। एक तो प्राकृतिक बुद्धि और एक है अस्तित्ववादी बुद्धि। 9 हो गई है वर्तमान में। प्रश्न यही आएगा आपके कि नर्तकी है उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो वहाँ आपको लगाना है कि नर्तकी में शारीरिक बुद्धि होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्थानिक बुद्धि का उदाहरण आप देख लीजिएगा। स्थान विशेष की बहुत ध्यान रखते हैं ये चीज़ें। नाविक हो जाएगा, चालक हो जाएगा, बस चलाने वाला है वो सारे रास्ते जानता है भाई साहब। दैहिक बुद्धि, ये शारीरिक बुद्धि वाले होते हैं। नर्तकी है, तैराक है, एथलीट होते हैं, सर्जन होते हैं, धावक होते हैं, अभिनेता भी इसमें आते हैं। ये यहाँ से ही कोई प्रश्न उठा लेगा, सर्जन में कौन सी बुद्धि होगी, तो आपको पढ़ा है तो भी पता लगेगा, वरना तो सर्जन होती रहेगी। ठीक है, तो दैहिक बुद्धि होती है, शारीरिक बुद्धि। संगीतकार बुद्धि, ये संगीतकार में भाई साहब उत्तम होते हैं, गायककार और संगीतकार। तार्किक बुद्धि, ये लॉजिकली बात जो है गणितीय रूप से तार्किकता में लॉजिकली क्या होते हैं? उत्तम होते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? गणितज्ञ है, वैज्ञानिक है, दार्शनिक है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान में रखना है। भाषाई बुद्धि, ये भाषा में निपुण होते हैं, जैसे हास्य शैली हैं, कवि हैं, एंकर वगैरह हैं। अध्यापक भी भाषाई बुद्धि में आएगा। प्रवक्ता, जो बोलने वाला आदमी होता है प्रवक्ता, वो भी किसमें आता है? भाषाई बुद्धि में। 2 चीज़ें यहाँ पे बड़े कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। एक तो है देखो अंतराव्यक्तिक है, एक है अंतर्व्यक्तिक। इंग्लिश वाला टर्म आप याद रखिएगा, एक में तो आपको इंट्रा मिलेगा, एक में आपको इंटर मिलेगा। इंट्रा पर्सनल और इंटरपर्सनल, इंग्लिश वाले ही ध्यान रखिएगा। जहाँ इंट्रा आ जाए वहाँ तो समझना है थोड़ा बहुत सामाजिक, जैसे नेता है, मनोवैज्ञानिक है, डॉक्टर वगैरह। डॉक्टर वाला ध्यान रखिएगा, ये इंट्रा पर्सनल में आएगा। और इंटरपर्सनल आ जाए वहाँ आपको जाना है संत पे, महात्मा पे, योगी पे। संत पे, महात्मा पे, योगी पे। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें। लास्ट में इन्होंने 2 बातें और लिखी हैं। 1998 में एक और बुद्धि जोड़ दी, प्रकृतिवादी बुद्धि, ये शिकारी और किसान। और एक जोड़ दी उन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि, जिसमें दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? अस्तित्ववादी बुद्धि में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब जोड़ी? 2000 सन 2000 में। अब देखो दार्शनिक यहाँ भी आ गया और एक दार्शनिक यहाँ भी ऊपर भी था। तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन के अनुसार लिंक लगाना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। तार्किक बुद्धि दोनों तो मिलेंगे नहीं, एक मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको लिंक करना है। इसके बाद देखो सूचना प्रक्रम सिद्धांत, पिछले साल यहाँ से प्रश्न आया था स्टर्नबर्ग का, और मुझे लगता है इस बार भी यहाँ से ही प्रश्न आएगा। त्रिचापी या त्रितंत्र इनको सिद्धांत के अन्य नाम है। इस सिद्धांत में 3 चीजों पर बात होती है। एक तो व्यवहारिक बुद्धि, एक होती है अनुभवजन्य बुद्धि, एक होती है विश्लेषणात्मक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि व्यवहार या सूझबूझ पर आधारित, अनुभव ये अनुभव पर आधारित हो जाएगी, और विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि ये जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हम कर लेते हैं, ये होती है आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो सूचना प्रक्रम सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने कितनी प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं? तो 3 चीजों पर, व्यवहारिक, अनुभवजन्य, विश्लेषणात्मक। एक बार मेरे साथ दोबारा बोल लीजिए, व्यवहारिक,
अनुभवजन्य और विश्लेषणात्मक। अब एक लास्ट चीज बचा है बुद्धि का संरचना सिद्धांत, जिसको 3D सिद्धांत भी कहते हैं। मोटी मोटी चीज याद रखिएगा, 3 आयाम बताए थे। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। अब मोटी मोटी चीजें क्या है, जैसे संक्रिया है तो संक्रिया में इन्होंने 5 चीजें बताई। कौन कौन सी? संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, अपरंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। अब सारे अभिसारी चिंतन भी आप कह सकते हैं। ये चीजें आपको याद रखने वाली नहीं है, याद रहे तो रख लेना। आप तो ये याद रखिएगा कि कुल कॉस्ट कितने बताए थे? 120। कब? शुरुआत में। कब दिया था ये? 1967 में। और फिर कॉस्ट कितने, कुल कॉस्ट कितने बताए थे? 150। कब? 1977 में। तीसरे में संशोधन में कुल कॉस्टों की संख्या थी 180 और तब हुआ था 1988। देखो 10-10 का अंतर है। 1967 में ये सिद्धांत दिया था, उसके 10 साल बाद ये इन्होंने 150 कॉस्ट बना दिए और कुल कॉस्टों की संख्या वर्तमान में कितनी? 180 है। तो कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, पहले कितने थे अब कितने हैं। ठीक है, प्रश्न आता है कि देखो मोल्स सिद्धांत में कुल कॉस्ट कितने थे? तो 120 थे। प्रथम संशोधन में कितने थे? 150 थे। द्वितीय संशोधन में कितने थे? 180 थे। वर्तमान में पूछे तो 180। संशोधन किस में हुआ? एक तो आकृतिक में हुआ था, ये देखो आकृतिक, जो विषय वस्तु है उसके चौथे आयाम है आकृतिक, इसमें संशोधन हुआ था। और इसमें संशोधन होकर इसका क्या बना दिए? 2 भाग बना दिए, एक तो सर्वे और एक बना दिए दृश्य। एक तो बना दिया सर्वे और एक बना दिया दृश्य, यानी कोई भी समस्या है वो हमारे सर्वे के रूप में आ सकती है, दृश्य के भी रूप में भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद एक संशोधन और हुआ, उसमें समरण में हुआ। समरण क्या चीज है? देखो समरण है संक्रिया, संक्रिया विमा में हुआ। संक्रिया विमा के जो समरण वाला, संक्रिया विमा का जो संग्रहण वाला आयाम है उसमें संशोधन हुआ था। और इसके भी फिर 2 भाग बना दिए थे, एक तो धारण और एक होता है लेखन। धारण और लेखन, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोटा मोटी यही है। तो मेरे ख्याल से ये वाला बुद्धि वाला चैप्टर हमने टू द पॉइंट, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे जहन में हैं और ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं, ऊपर ऊपर का मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं आप देखें तो। अब इसके अंदर तो आप कितना ही घुस लो, चाहिए घुसना चाहो जितना, अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है प्रश्न के, थोड़ा बहुत अपनी खुद की क्षमता क्या है, कॉमन सेंस क्या है, वो प्रश्न आपके सही करवाएंगे प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो कल वाला आपको पता लग गया होगा, कल हम ले रहे हैं व्यक्तित्व वाला टॉपिक। व्यक्तित्व मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिएगा, आप अपने जो भी आपकी फ़ोटोकॉपी वगैरह है, क्या क्या पढ़ते हैं व्यक्तित्व के बारे में, क्या क्या आप जानते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके अनुसार, और वही चीज़ें पढ़नी है। जैसे मान लीजिए कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो आज आप कितना कवर कर सकते हैं व्यक्तित्व के चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल रात को 10 बजे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।